लीजिए प्रस्तुत है लक्ष्मी नारायण लाल जी का लिखा हुआ नाटक सिंदूर की होली। यहाँ पे शुरुआत ही है। बरसात का दिन प्राय एक पहर दिन आ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है अभी सवेरा हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल का बंगले के सामने की और एक बड़ा कमरा है, जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे से लगे हुए सामने की और 4 दरवाजे हैं। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच एक बड़ी मेज और चारों ओर लकड़ी की कुर्सियां रखी है। मेज पर एक अंग्रेजी अखबार, एक तस्करी में पान, इलायची और उसके पास गोल्ड फ्लैग सिगरेट का एक डिब्बा और दिया सलाई पड़ी है। दूसरी ओर दीवार में 2 अलमारियां हैं, जिनमें मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी है। किसी की जिल्द उखड़ गई है। जिल्द मतलब एक तरीके से जो उनको ऊपर से कवर चढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं। तो किसी जिल्द का कपड़ा सड़ गया है और गंदी दबी देख पड़ती है। कमरे के सामने मेहराबदार गोशवारा है, जिसके खंभा का सीमेंट कहीं कहीं उखड़ गया है और कहीं ईंट दिख पड़ती है। गोशवारे में दीवार के किनारे बांस की 2 कुर्सियां पड़ी है। गोशवारे के दोनों ओर 2 गोल कमरे हैं, जिनके एक दरवाजे गोसारे में और एक का पीछे की और बड़े कमरे में बंगले की और बाग में जाने का रास्ता है। मुरारीलाल का बंसी माहिर अली बाहर की ओर कमरे में प्रवेश करता है। माहिर अली मेज पर एक चीज इधर उधर करता है, अपनी अंगोछे से कुर्सियां को इधर उधर हटाकर झाड़ता है और फिर उन्हें ठीक जगह पर लगा रहा है। भीतर से मुरारीलाल का प्रवेश। अब नाटक शुरू होता है। देखिए क्या कहते हैं। मुरारीलाल बोलते हैं सबसे पहले, मुरारीलाल कहाँ चले गए थे जी? 9:30 हो रहा है। आज मुकदमे का अधिक है। खराटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ेगा और घंटे भर के बाद मुझे चले जाना पड़ेगा और तुम्हारा पता नहीं। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। माहिर अली आए थे उनके भतीजे। मुरारीलाल किसके भतीजे? माहिर अली राय साहब भगवंत जी के भतीजे, जो यहाँ वकील है। वही जो बातें हुई थी परसों। मुरारीलाल उत्साह से, अच्छा अच्छा अच्छा, आज कल बातें याद नहीं रहती। हाँ तो क्या तय रहा? मनोज के विलायत जाने का खर्च इनके वसूल कर लो, इसी से तुम्हारी चालाकी है। माहिर अली तो तैयार भी है, लेकिन एक बात। क्या बात? पट्टेदारी का झगड़ा है। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, उसके उम्र 17-18 साल के करीब है। उसके बाप को मरे अभी साल भर हो रहा है। अब उसे कमज़ोर और गरीब समझकर राय साहब उसको हड़प लेना चाहते हैं। उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारे उस दिन रोते लगा। एक ही खानदान को एक ही खून। मुरारीलाल अच्छा, तो उसमें तुम क्या कर सकोगे? तुम क्या कर सकते हो? मैं खूब जानता हूँ, भगवंत का बड़ा जालिम है। लाखों रुपये रैयत को लूट कर जमा कर लिए हैं। अभी तक अनारदाने मजिस्ट्रेट था, इस साल राय साहब हो गया। इधर का सारा इलाका उसके रोब में है, जो चाहेगा कर लेगा। तो मैं क्यों न कुछ उसकी ओर देखना। माहिर अली तो वह राजी है देने को। 10,000 लेकर तो अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान मारी जाएगी। हुजूर खुदा खोरी, हुजूर को खुश कर लेने के बाद वह उसकी जान मरवा डालेंगे। पुलिस उसकी राय की है ही। इधर आप और से वह बेखौफ हो जाएगा। देहात के लोग उसके दबाव में रहते ही होंगे, इसीलिए। मुरारीलाल हाँ, क्या इसीलिए? हुजूर मुझे तो उस बदकिस्मती लड़के पर रहम हो रहा है, लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है? तो हुजूर तो कुछ कहेंगे मानिएगा ही। राय साहब को दबाकर सुलझा कर दीजिए। कुछ विरक्त होकर, अच्छा देखा जाएगा। मनोज को रुपया तो मिल गया होगा अब तक। माहिर अली मिल गया होगा, आज मिल जाएगा। देखना कहाँ उसे मालूम न हो जाए। माहिर अली किसे सरकार? मनोज शंकर को। वह बात केवल तुम जानते हो। माहिर अली
लेकिन आप यह बार बार क्यों कहा करते हैं? उसमें भी तो मैं ही। मुझे उस बात का बड़ा दुख है। मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी। चुप होकर जैसी किसी गहरी चिंता में पड़ जाता है। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तो किस बात छिपी हुई है, लेकिन अगर दिन खुल गई, किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुत जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। कुर्सी पर झुककर गहरी सांस खींचने लगा माहिर अली, कुछ रूखे स्वर में। हुजूर, अगर मुझ पर सुबह करते हो तो मुझे जवाब दे दे। मुरारीलाल एकाएक कुर्सी से उठकर माहिर अली का हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम पर सुबह करूंगा? तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी बात निकल जाती है। मुझको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तो मुझे चिंता नहीं। हाँ, जरा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो तो सवेरे की डाक में जो कोई जरूरी पत्र तो नहीं है। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारीलाल कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगता है। मुरारीलाल की इस अवस्था पर इस समय प्राय 40 वर्ष की है। गोरा और स्वस्थ शरीर, आंखें छोटी लेकिन चमकती हुई और घने काले बाल जो पीछे की ओर घूम पड़े हैं। दाढ़ी मूछी बनी हुई, कमीज चौड़ी, मुहर्री का पजामा और पंजाबी जूता पहनने हैं। इस वेश में मुरारीलाल पूर्ण युवा मालूम हो रहे हैं। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश। चंद्रकला मुरारीलाल की लड़की है। यूँ तो चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उसकी प्राक आकृति से का सरल लड़कपन की सरलता झलकती है, जो उसकी सुंदरता और लुभावनी बना देती है। वह हल्के हल्के रंग की रेशमी साड़ी पहने है। उसके आंचल और किनारे पर जरी का काम बना है, यानी जरी लगी हुई है। माहिर अली, सॉरी, हाँ मुरारीलाल कहता है, क्या कहता है मुरारीलाल, देखिए। माहिर अली की ओर देखकर, बाहर आओ, शायद आ रहे हों। माहिर अली का प्रस्थान। चंद्रकला की ओर से ध्यान से देखते हुए, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? मुस्कुराने का प्रयत्न करती हुई, नहीं तो। मुरारीलाल कुर्सी पर बैठते हुए, नहीं क्यों, तुम उदास हो रही हो? कोई पत्र? एकटक उसकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला कुछ सहम कर, लखनऊ से उनकी बीमारी फिर उफक गई है। किसी दिन 2 घंटे से अधिक बेहोशी में रहे। धरती की ओर देखने लगती है मुरारीलाल। मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। यह अवस्था ही होती ऐसी ही है। पिछली बार गया था, नियम से नहीं भोजन करता और नए नियम से सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद करके पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। इस तरह स्वास्थ्य से तो बिगड़ेगा ही। सोचने की मुद्रा में, इस तरह स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। सोचने की मुद्रा में क्या कहता है, उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता। अपनी ओर से तो मैंने दूसरे के लिए कोई तक अपनी जान तक ने मालूम। इस संकट में कब छुट्टी मिलेगी? चंद्रकला संदेह और द्वेग से उनकी ओर देखती है। चंद्रकला, लेकिन यह संकट भी तो आपने स्वयं नहीं तो आपने उनको कोई संबंध नहीं। मुरारीलाल, कैसी बात कर रही हो? मैं क्या करता हूँ? इसकी आलोचना मुझको नहीं करनी चाहिए। चंद्रकला, मैं कुछ कहा तो नहीं कि? हाथ हिलाकर, चुप रहो। क्या क्यों नहीं? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हें कैसे मालूम है? मेरे मित्र का लड़का है। मरने के समय उसने मेरी गोद में डाल दिया था, इसलिए मैं उसके लिए चिंतित रहता हूँ जब तक स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा। मेरा कर्तव्य है उसके साथ ही यही रहेगा। चंद्रकला, अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें। मुरारीलाल, ये क्षमा तुम नहीं मांग रही हो। तुमको तो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर, आजकल की शिक्षा शब्दों में का खिलवाड़ है, खूब सिखला जाता है। चंद्रकला का प्रस्थान। मुरारीलाल तस्करी से पान निकाल कर मुंह में डालते हैं। माहिर अली का प्रवेश। माहिर अली,
आ गए एक आदमी और साथ में है मुरारी लाल। जल्दी से उठकर मैं भीतर जा रहा हूँ, रुपया लेकर भीतर चले आओ। उन लोगों को यहाँ बैठाकर मैं फिर थोड़ी देर में यहाँ आकर जाऊँगा। माहिर अली, लेकिन मैं, मुरारी लाल भीतर दरवाजे से, कोई बात नहीं, मैं तो फिर आ ही जाऊँगा। प्रस्थान। माहिर अली गोशवारे में जाकर खड़ा हो जाता है। भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह का प्रवेश। भगवंत सिंह माहिर अली का हाथ पकड़, साहब कहाँ हैं? माहिर अली रूखे स्वर में, भीतर है, चलिए बैठिए। कमरे के भीतर हाथ उठाकर संकेत करता है। भगवंत सिंह कातर स्वर होकर, आप नाखुश क्यों हो रहे हैं? मैं आपको भी खुश कर तब यहाँ से जाऊँगा। उसका हाथ पकड़कर, चलिए आप भी भीतर। माहिर अली भगवंत सिंह और हरचंदन के साथ कमरे में प्रवेश करता है। मेज के पास जाकर खड़ा हो जाता है। माहिर अली, बैठिए आप लोग। भगवंत सिंह, बैठिए आप पहले। हरचंदन की ओर देखते हुए, आप भी बैठिए। माहिर अली, आप बैठते क्यों नहीं साहब? कड़े शब्दों में, यहाँ का इंतजाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। भगवंत सिंह और हरनंदन सहम कर बैठते हैं। हाँ कहिए, लाए हैं? भगवंत सिंह हरनंदन की ओर संकेत कर, हाँ लाया है साहब को। माहिर अली की ओर देखता है। साहब लोग अपने हाथ से नहीं लेते। हाथ हिलाकर धरती की ओर संकेत करते हुए उसी क्षण ऊपर हाथ उठाकर, यहाँ और वहाँ जवाब देने को भी तो कुछ चाहिए। जिस दिन साहब हिसाब होगा उसी दिन के लिए अपने हाथ से नहीं लेते। निकालते क्यों नहीं? रखिए यहाँ मेज पर। भगवंत सिंह कुछ सहम कर हरनंदन की ओर संकेत करता है। हरनंदन कुर्सी से कुछ ऊपर उठते हुए कुर्ते के नीचे दोनों हाथ ले जाकर जैसे कोई गांठ खोलता है और एक रुमाल जिसमें बीच में नोट बंधे हैं मेज पर रखता है। भगवंत सिंह रुमाल की गांठ खोलकर मेज पर रखता है। भगवंत सिंह माहिर अली की ओर संकुचित दृष्टि से देखते हुए, गिन लीजिए ना। माहिर अली भगवंत सिंह की ओर तीव्र दृष्टि से देखते हुए, कहिए भी कितना है? यह चढ़ा आने पर आप झूठ नहीं कह सकते हैं। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहात में करते हैं, लगान वसूल करके के वक्त। और बिरादरी में भगवंत सिंह, 10,500। माहिर अली, अच्छा तो 500 और। मुस्कुराते हुए, 500 आपके लिए है? माहिर अली, मेरे लिए 500? हरनंदन सिंह, जी हाँ आपके लिए। भगवंत की ओर संकेत कर, आपने बाबू साहब को समझा क्या है? इस कलेजे का आदमी इस जिले में नहीं है। हाँ साहब, अभी आप भी समझा, अभी आप सबका नहीं पड़ा, नहीं तो आप बाबू साहब को समझ गए होते। इस जिले में कोई ऐसा अफसर नहीं है जो इनकी तबीयत न जानता हो। लाखों रुपए उन्होंने हाकिमों के लिए खर्च कर दिया। माहिर अली की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। माहिर अली कुछ सोचकर, अच्छा अलग रख दीजिए। हरनंदन 5 नोट निकाल कर अलग करता है। भगवंत सिंह 100 के 100 हरनंदन की ओर देखता है। हरनंदन सिंह क्या कहता है अब देखिए। हाँ माली की ओर देखकर, हाँ ले जाइए। माहिर अली अनिच्छापूर्वक 5 नोट निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और शेष नोट दोनों हाथों में पकड़कर जल्दी से भीतर निकल जाता है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हाथ में आग लेकर भागा जा रहा हो। हरचंदन सिंह, साहब से इस शिकायत करना चाहिए, मालूम होता है कहीं का नवाब है। भगवंत सिंह कुछ सोचकर, क्या कहा जाए? हरनंदन सिंह, किसको? किससे? भगवंत सिंह, साहब से। और किससे? हरनंदन सिंह, आप चुप बैठे रहिए, मैं सब कुछ कह लूँगा। साल भर में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। अब क्या तुम्हारा ही तो भरोसा है? नहीं तो अब तक तो वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ देता होता। यह तो सब कहाँ जाएगा न कि उसकी ओर देखकर, तुम उसके चचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो, तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं? क्यों? ठीक होगा ना?
मेरे 2 लड़के हैं, एक भी काम न आए। अगर आप मेरे बारे में मन में कुछ कपट हो रिश्तेदारी पर, वह मुझे नहीं बने थे। जब भाई साहब जीते थे तब मुझे क्या दे गया था, अब क्या बिगड़ जाने पर, जब अपने ही कोई ठिकाना नहीं है, मुझे क्या देंगे? भगवंत सिंह मुस्कुराकर, क्यों, तुम्हारा मकान उन्हीं की लड़की से बनाया था, सॉरी उन्हीं की लकड़ी से बना था। फिर मुस्कुराता है, आप भी 2 पेड़ शीशम की इतनी बात, इतनी इतनी लकड़ी तो आपने थाने के सिपाहियों को दे दिया। दस्तावेज मैं फेर लूँगा, मैं समझूंगा तुम मेरे सगे नातेदार हो। नातेदारी छूटना नहीं मालूम होगा, नहीं उस घर में, इस घर में सही कोठी का ठिकाना देना चाहिए। आप लोगों से लेकर वही 1000 दिए हैं, कुछ सोच कर 1000 लोग होगा और सूद जो कुछ होगा 150 होगा। भगवंत सिंह, इस बार चलकर 1500 और ले लो, बंगले में सिमट कर और किवाड़ लगवाओ, हो जाएगा सब इतने में, अच्छी तरह से सब कुछ हो जाएगा इतने में। कोठी का हिसाब और साफ हो जाएगा और बंगले का काम भी खत्म हो जाएगा। भगवंत सिंह, तुम्हारे यहाँ आता तो खिल्ला दिया जाता, झगड़ा साफ हो जाता। हाँ हो सकता है, लेकिन आप जानते वह 18 बरस का लड़का चालाकी से आपसे कम नहीं है। इस बार तिलक में दुनिया को दिखाने के लिए मैं उसके शत्रु के साथ हूँ, उस पर भी वह संबंध नहीं तोड़ता। मेरे लड़के से के तिलक में आता है, वहाँ गया, पहर भर रात बीत जाने के बाद जब तिलक की तैयारी हो रही थी, मैं यह समझे था कि वह नहीं आएगा, वहाँ गया, लेकिन जब तक जल तक नहीं पिया। तिलक चढ़ाने के समय इस तरह आंगन में गया जैसे खुद का घर का मालिक हो। मुस्कुराकर, मैं जाकर देखता रहा हूँ कि आंगन में बिछावना लगवा रहा है, आदमियों को जल्दी करने के लिए डांट फटकार रहा है और औरतों को इधर उधर कर गोशवारे में पर्दे लगा रहा है। उसका काम तो होता है भूत की तरह ना। बात की बात में सारा काम उसने ठीक कर दिया। रमानाथ को सब कपड़े अपने हाथ से पहनाना। आपके यहाँ आदमी जाकर लौट आया था, टोपी कहीं चली गई थी। मैं इस चिंता में था कि कैसे काम चलेगा। उसे मालूम हुआ कि टोपी नहीं मिली। अपना कामदार साफा उसके सिर से बांध दिया चादर और अपनी अंगूठी भी उसे दे दी। चुप होकर भगवंत सिंह की ओर देखता है। भगवंत सिंह, तो वह नहीं गया होता तो तुम्हारी इज्जत खैर बिगड़ती ही या नहीं बिगड़ती, लेकिन उतनी शोभा तो नहीं होती। मेरे मन में तो आया कि चलकर आपके पैर पकड़ लूँ और कहूँ कि मुझे सुलह कर लीजिए, कि उससे सुलह कर लीजिए। भगवंत सिंह, तो अभी भतीजे का मोह बना हुआ है, मैं उसकी सुलह करूँगा। यही कहने के लिए मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ेगी। मैं रगड़ कर माफ़ कर डालूँगा। उसके बाप को से 15 वर्ष बड़ा हूँ। इस लड़के के साथ मैं सुलह करूँगा। मेरा कोई लड़का हुआ तो उसकी उम्र का मेरा पोता होता। पट्टीदार और दाल तो गलियों की चीज़ें होती। दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। अपनी ज़िंदगी है। 2 लाख रुपए की ज़मीन मोल ली है मैंने और 1 लाख रुपए नगद जमा किया है। उसकी मजाल की वह मेरा जवाब दे। हरनंदन सिंह, लड़कपन है, इस भर भी नहीं हुआ घर का मालिक, मरा है। सोचता है कि हर गांव में आपकी खेवट के हिस्सेदार है। पड़ते ही पर अली हुकूमत उसे भी मिलनी चाहिए। भगवंत सिंह, यह 10,000 आज इसलिए दिया है कि आने दो, आने के पट्टीदारों को भी हली हुकूमत मिले। अब जंगल में 2 शेर नहीं रहते। कहाँ मेरे यहाँ काम करते हैं, इसीलिए उसके यहाँ भी करें। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुओं से पानी निकालने में लाज कर लगती है। शादी गमी के कहार काम करेंगे तो मैं नहीं मना करता। अब वह भी बंद कर दूंगा, बंटवारा कर लो।
तुम तो उसके चचा हो। मुँह डेरी सिर हिलाते हुए उसके बाप के ममेरे भाई हो। तुम्हारे यहाँ शुभ अवसर पर गया, तुम्हारे लड़के का चौड़वा दिया, तुम्हारे यहाँ पर उसने जल नहीं पिया। 10-20 दूसरे आदमी तुम्हारे यहाँ भोजन को गए और वह सगा नातेदार होकर उपवास कर चला आया। नातेदारी का मोह रखना हो तो उसी से लेकर मेरा रुपया लौटा दो, लेकिन वहाँ तो नमक तेल का भी ठिकाना नहीं, और नहीं तो तुम चुपचाप मुझसे लेकर औरों का दे डालो। और जिस तरह से कहता हूँ हरनंदन सिंह, मैं तो सब तरह से तैयार हूँ। ये मेरे वहाँ जाएगा तो नहीं, नहीं तो भोजन में एकाएक चुप हो जाता है। भगवंत सिंह क्या कहता है देखिए। हरनंदन सिंह भगवंत सिंह कहता है, हरनंदन के कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में, कुछ नहीं, जिस दिन तुम उसे संख्या दे दो उसी दिन, हाँ जी, उसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बंधवा दूंगा। दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है। हरनंदन सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। मुरारी लाल का प्रवेश। भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह कुर्सी छोड़कर उठते हैं। मुरारी लाल आगे बढ़ते हुए हाथ उठाकर, बैठिए रहिए, बैठे रहिए। उन दोनों पर बारी बारी तनिष्क का सा हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तनिक सा थोड़ा थोड़ा सा हाथ मिला लेता है। राय साहब बैठिए आप। हरनंदन सिंह की ओर संकेत कर, आपका परिचय? भगवंत सिंह, आप मेरे मामू के लड़के हैं। मुरारी लाल कुर्सी से उठते हुए, आप लोग बैठ जाएं। दोनों कुर्सियां पर बैठते हैं। आप लोगों सगे मामू के लड़के हैं। हरनंदन सिंह की ओर देखकर, जी हाँ हुजूर, इस तरह से बिल्कुल मेरे एक चचेरे भाई के जो केवल 4 पीढ़ी का अलग है। मेरे दादा और उसके दादा सगे भाई थे। मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था और उसने भी कभी मेरा उत्तर नहीं दिया। गहरी सांस खींचकर, दुर्भाग्य से पिछले साल एकाएक वह बीमार पड़ गया और मर गया। अवस्था में भी मुझसे 15 साल छोटा था। उसका मरना तो मेरे लिए, चुप होकर बड़े दुख से और उसकी ओर देखता है। परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो नहीं रहता पाता है। यही संसार की लीला है। जब उसके घर का काम कैसे चलता है? भगवंत सिंह विरक्ति के स्वर में, लड़का है 17-18 वर्ष का, अभी तो मैं पढ़ता होगा। भगवंत सिंह, जी नहीं, आपने उसे देखा होगा अदालत में। उसी ने मुझे परेशान कर दिया है। बराबर ठाट बाट के साथ रहता है। धीमे से खाने का ठिकाना नहीं। अंग्रेजी फसल पर बनाकर घूमता है। एक नंबर का आवारा हो गया है। मुरारी लाल, हाँ साहब, रहता तो है बड़े ठाट बाट से, और उसकी शिकायत भी सुन चुका हूँ। अभी कुछ सोचकर कई दिन हुए, वह थानेदार कह रहे थे दौरे में कानूनगो ने भी कहा था। हरनंदन सिंह की ओर देखकर, आप उसे समझा क्यों नहीं देते? आप तो उसके संबंधी हैं। भगवंत सिंह, पूछ ले हुजूर इन्हीं से, यही तो उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे। मैं तो खैर इन दिनों उसका शत्रु हूँ। उसके बाप से मुझसे सब लोग जानते हैं कैसी निभी। कभी किसी तरह की शिकायत हाकिमों की नहीं हुई। मुस्कुरा पर, लेकिन आप उसके बाप का रमापति न था, नाम रमापति न था? हरनंदन सिंह, हाँ हाँ हाँ, लेकिन मुरारी लाल, लेकिन उनसे भी तो आपसे ही नहीं पटी। वह मुसम्मात वाला मामला जिसके वारिस वह थे, उसके और आपके बीच हाई कोर्ट में एक लड़ता गया जिसमें वे मुसम्मात के वारिस करा दिए गए। भगवंत सिंह सहम कर, जी हाँ, वह तो एक का मामला था। मुरारी लाल, अब आप तो पहले नहीं मालूम था कि वारिस कौन है, आप या वे? क्यों, आप लोग तो प्रतिष्ठित वंश के हैं। आप लोगों का तो आपस में ही समझ लेना चाहिए। भगवंत सिंह सहम कर, जी हाँ। मुरारी लाल, हरनंदन सिंह, क्यों नहीं, आप उस लड़के को समझा देते। हरनंदन सिंह, हुजूर मैंने कोशिश की थी, लेकिन वह लड़का मानता ही नहीं। मैं तो
इधर साल भर से उसके घर भी नहीं गया। मेरा भी विश्वास नहीं करता मुरारीलाल भगवंत सिंह से। वह चाहता है क्या है? कुछ सोचते हुए, वह हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया है। वह उसके आपका क्या बिगाड़ा है? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? बड़े घराने में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभा करना ही पड़ता है। उसको बुराई तो आपको छिपानी चाहिए। उसे आप भी बुराई है, उसमें आपकी भी बुराई है। हुजूर लगानबंदी कर रहा है, बाजारों में कपड़े की होली जलाता है। मुरारीलाल, इस फिक्र सरकार खुद कर लेगी भगवंत सिंह। सरकार, मैं तो उजड़ रहा हूँ मुरारीलाल, लेकिन मैं नहीं समझा उसके गांजे पीने से, लगानबंदी से आप क्यों उजड़ रहे हैं भगवंत सिंह? इस साल मेरी लगान नहीं वसूली हो सकती, और जमींदार तो है, अपनी वसूली उससे छोड़ दी है। भगवंत सिंह, सरकार रुककर मेरी लगान बंद कर रहा है। कुछ सोचते हुए हरनंदन को संकेत कर, आप छुपा कर बाहर तो जाइए, आप कृपा कर बाहर तो जाइए भगवंत सिंह की ओर संकेत कर, आपसे बात कर लूं। हरनंदन का प्रस्थान। राय साहब, भगवंत सिंह जी, मुरारीलाल लड़का है और आप बुढ़े हुए। भगवंत सिंह जी, मुरारीलाल आप खुद विचार कीजिए। भर्राई हुआ, मेरी इज्जत बिगड़ गई सरकार, अली हुकूम सब बंद है, अब या तो वह नहीं या मैं नहीं। आप खून करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ उसके हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रहे। आप कहिए, मैं उसे समझा दूँ, डरा दूँ, धमका दूँ, डर जाएगा, इसके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकावेगा, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकावेगा। भगवंत सिंह, हुजूर घबराकर उसकी ओर देखने लगता है। मुरारीलाल, परेशान न होइए, मुझे इतना मौका दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा, कांपती हुई आवाज़ में। लेकिन हुजूर घबराकर उसकी ओर देखता है, फिर धरती की ओर देखने लगता है। क्या हो गया आपको? अब क्या हो सकता है हुजूर? कातर दृष्टि से उसकी ओर देखता है, तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए, अरे कांप क्यों रहे हो जी? तुम्हारे तरह का व्यक्ति तो मेरे देखने में नहीं है, वंश में पैदा हुए, तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, अभी उसके बाप को मरे साल भर हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो शैतान की है, तुम समझोगे, करने को भी तैयार नहीं। भगवंत सिंह, हाय राम, बैठकर उसके पैर पर गिरते हुए, अब क्या होगा सरकार? अब तो जो होना था हो चुका होगा। बैठ मुरारीलाल चौंक कर उठते हुए, क्या हो गया? अब तो वह मारा गया होगा हुजूर। मुरारीलाल, मारा गया होगा? कैसे मारा गया होगा? क्यों? उस दिन हुजूर ने कहा था ना, मैंने कहा था। क्या कहता है बेईमान? मैंने क्या कहा था पट्टीदार के मामले में? अपने भतीजे को मार डाल, खून करने को कहा था मैंने। जोर से सांस लेकर, अब तो सरकार, अब क्या होगा? जो कुछ कहा जाए, मैं हाजिर हूँ। क्या हाजिर हो? जितना आज दिया है उतना और, लेकिन अच्छा, उतना ही नहीं, उसके पार 4 गुना, उससे कम नहीं, उतना तैयार नहीं। उसकी ओर देखता है, फिर एकाएक धरती की ओर बैठकर उसके पैर पकड़ लेता है। मुरारीलाल के पैर पकड़ लेता है भगवंत सिंह। उसको, लड़के को मरवा दिया, मनोज को, और ये लड़का मुरारीलाल की बेटी है जिसका प्रेमी है, इसीलिए सिंदूर की होली कही जाती है। देखिए, उसे पैर से ठेलकर, उससे कम नहीं, धरती फोड़कर, आकाश छेद कर, यहाँ से हो सके, जहाँ से हो सके, कुछ नहीं सोच समझ कर, बस चले जाओ। देखो, ये होने न पावे, उस लड़के को चोट न लगे, सावधान, बस हो नहीं सकता। मैं उसी दिन उसे अदालत में देखा था, अगर वह मेरा लड़का हुआ तो आज उसका वह सुंदर स्वस्थ मुख, उसको वह रनाकार आंखें, एक बार किसी दिन यहाँ भी आया। हाँ, याद आ रहा है। नहीं, उठो। भगवंत सिंह उठता है, चले जाओ, निकल जाओ। उसे चोट न आए, खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं? भगवंत सिंह
वहीं खड़ा होकर धरती की ओर देखता है। मुरारीलाल मुख क्रोध और आकांक्षा से लाल उठता है। पत्थर की तरह क्यों खड़ा है? पत्थर की तरह क्यों खड़ा है, यानी पत्थर की तरह क्यों खड़ा है? टूटते हुए स्वर में, मैं आदमियों को कह आया था अब तक तो वह मारा गया होगा। मुरारीलाल दुख से, ओह, यह दूसरी मृत्यु, दोनों एक दूसरी से भयंकर। मुक्त कर मेज पर सिर रख लेता है। फिर एकाएक खड़ा होकर भगवंत सिंह का हाथ पकड़कर, चले जाओ, मोटर से जाओ, और अगर अभी तक वैसा न हुआ हो, कदाचित ईश्वर ने बचा दिया हो तो फिर नहीं जाता शैतान। क्रोध से आवेश में उसका सिर हिल उठता है। भगवंत सिंह बाहर निकल जाता है। माहिर अली का भीतर से दरवाजे से प्रवेश। खाना तैयार है हुजूर। कुर्सी पर बैठकर पीछे की ओर सिर झुकाकर माहिर माहिर अली उसके पास पहुंचकर, हुजूर क्या होगा? गहरी सांस खींचकर, कोई तकलीफ? क्या हुआ सरकार? इस बदमाश ने उसे मरवा डाला। किसको? किसने? कब? मैं तो नहीं जानता। क्या? राय साहब ने उस लड़के को उसी दिन यहाँ इसकी शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया था, जो अपनी सरलता से यह कह गया था, अगर मैं मारा गया तो इसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। मैं देख रहा हूँ उसके सच कहा था। माहिर अली सन्न होकर, मरवा डाला? मरवा डाला? अभी गिरफ्तार नहीं किया गया? राय साहब है ना? हाँ, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। गिरफ्तार नहीं हुआ, होगा भी नहीं। रुपया होना चाहिए, खून छिपा लेना चाहिए। क्या होगा उसकी नई औरत और बूढ़ी माँ का? क्या होगा सरकार? उनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? एकाएक फर्श पर बैठ जाता है। यहाँ तो मैं भी सोच रहा हूँ माहिर अली, मैंने तो आपको कभी कहा था उसे मरवा डालेगा, तो मरवा कर यहाँ आया। मुरारीलाल, उसे मरवाने के लिए बदमाशों को ठीक कर आया है, लेकिन शायद ईश्वर बचा ले उसका दिन। इस शैतान की कार्रवाइयों से घबराकर साथ ही साथ हंसता और रोना तो मुझे नहीं लग रहा है। कंची उम्र में गेस्ती का बोझ पड़ गया है हुजूर। उस शैतान के साथ उस लड़के का कोई सगा रिश्तेदार नहीं था। वह राय साहब से कर्जा ले चुका है। अपने कान से सुना मैंने उस शैतान के बच्चे को सिखलाने हुए। कह देना साहब से कि तुम उस लौंडे के रिश्तेदार से, उसे वालिद के मामू के लड़के हो। तुम्हारा एतबार साहब को होगा। हुजूर। देखिए, मुरारीलाल ने तो नहीं मरवाया उस लड़के को, मनोज नाम के को, लेकिन ये जो राय साहब है भगवंत सिंह, उसने उस लड़के को मरवाने के लिए लोगों को भेज दिया। क्या होता है आगे देखिए। जरूर ऐसी बात थी, उसके चेहरे पर शैतानी टपक रही थी और मुंह होता था उसकी, राय साहब वह मारा गया होगा। मनुष्य का स्वार्थ है, उसके लिए आदमी क्या कर नहीं कर डालता। कमीज का आस्तीन समेट कर, इधर देखो, मेरे रोए फूट रहे हैं, जैसे सिर में चक्कर आ रहा है। क्या समझते हो, अगर वह मारा गया तो उसमें मेरी वजह? मैंने पहले कहा था वह आप वजह से मर गया होगा। कानून के डर से इस बेईमानी की हिम्मत इतनी नहीं होती। मारवाड़ीलाल संभल कर, मेरी वजह से नहीं माहिर, संसार में बुराई भलाई का भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिए, इस 10,000 रुपये देखकर यह गवाह को बिगाड़ देता। 1,000 भी नहीं खर्च देना होता, यह छूट जाएगा। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा हो उसने नहीं दी जाती, और कि अपराध करता है यह सज़ा तो केवल उसकी होती है जो वह अपराध छिपाना नहीं जानता। बस कानून है, यही कानून है। आज यह मुझसे कबूल कर गया कि उसने मरवाने का इंतज़ाम कर ये आया है। अगर वह मारा गया और मैं चाहूँ भी तो इसे सज़ा दूँ तो सबूत नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में मेरी तबीयत, मेरी अंतरात्मा कहेगी कि इसे दंड देने के लिए और कानून कहना छोड़ देने के लिए मुझे भी
मजबूर होकर कानून की बात माननी पड़ेगी और वह छूट जाएगा। इस हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा करने के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसलिए यह सब हो रहा है। इससे रुपया लेकर मैंने कोई बुराई नहीं की। इस तरह 10-5 बार देना पड़ जाएगा, उसकी गर्मी स्वतः शांत हो जाएगी। चंद्रकला को भेजना तो चंद्रकला लड़की है मुरारीलाल की। चंद्रकला लेकिन सॉरी माहिर अली कह रहा है, लेकिन खाना तो तैयार है। आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे इस बात का रंज है। क्या देख रहे हो, जाओ। इस तरह आज उपवास कर जाने के लिए मुझे संतोष होगा। अधिक से अधिक यही सहानुभूति मैं उसके साथ दिला सकूँगा। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारीलाल दीवाल की अलमारी खोजकर पुस्तकें निकालता है, पुस्तकें मेज पर रखकर इसके पन्ने इधर उधर करने लगता है। इस पन्ने इधर उधर पलटकर पुस्तक की खुली मेज पर छोड़ देता है। अलमारी से दूसरी पुस्तक निकालकर उसके पन्ने भी जल्दी से उलटकर देखने लगता है। थोड़ी देर तक मेज के किनारे खड़े होकर जैसे कुछ पढ़ते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में अधूरे शब्द मुंह से निकल पड़ते हैं। मुरारीलाल क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखता है। दूसरे क्षण पुस्तक उठाकर दूर कमरे में फर्श पर फेंक देता है। पुस्तक के गिरने के साथ ही धाएं सी आवाज़ होती है और वह कमरे के बाहर होकर गोशवारे के नीचे उतरकर बाईं ओर मुड़कर आड़ में हो जाता है। माहिर अली और चंद्रकला का प्रवेश। यहाँ एक तरह से दृश्य समाप्त हो गया है, क्योंकि दो लोग बदल गए हैं, आते जाते रहे हैं। अब कमरा वही है, दृश्य इसमें बदलते नहीं है, लेकिन इसमें कुछ भाव बदल जाएंगे। इसी के साथ में इस दृश्य को हम आधा बदला समझ ले या बदला समझ ले। तो इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ में। इस उपन्यास को हम पूरा पढ़ेंगे। बहुत ही भावुक उपन्यास है, लेकिन इसकी भाषा आपको लिखी है वहाँ पे समझ नहीं आएगी, इसलिए आप जो बोला जा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और क्वालिटी बढ़ा के देखिए, ताकि जो लिखा हुआ है वो समझ में आए आपको। परीक्षा से पहले इस नाटक को भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो इसकी भूमिका और जो पहले पाठ्यक्रम इत्यादि कुछ था उसमें पूरा हो चुका है। और इसमें अगर कथन वगैरह पूछे तो आपको इसी के अंदर से बताना है, इसीलिए इस नाटक का वाचन किया जा रहा है। बाकी नाटक भी आपको अवश्य बता दिए जाएंगे। कहने का भाव ये है कि नाटक, कहानी और निबंध इत्यादि आपके सब पूरे हो जाएंगे लगभग। और जो उपन्यासों की इकाई छेड़ी नहीं है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बता दिए हैं, उपन्यासों को अंदर से नहीं करवाया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।